हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि एक एक करके उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा अलग अलग समय में आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लाए जाते हैं ताकि उनको आपके साथ एक बहुत ही स्मूथ वे में डिस्कस किया जा सके। तो आइए आज की क्लास की चर्चा की शुरुआत करते हैं सीआरपीसी के कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जो आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर सकते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, ये आपका किस डेट से इन्फोर्स हुआ। इवन वी नो दैट वेरी वेल कि ये जो कोड है ये आपका 1973 का है, लेकिन फाइनली ये आपका इन्फोर्स हुआ या हम कह सकते हैं ये आपका लागू हुआ 1 अप्रैल सन 1974 से। उसके बाद जो आपका अगला सवाल है वो आमतौर पे आपसे इसके संशोधन के संदर्भ में पूछ रहा है। एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे सीआरपीसी में 2008 में भी एक संशोधन हुआ था, और जब उस संशोधन के इन्फोर्समेंट की बात हम करते हैं तो वो आपकी इन्फोर्समेंट डेट है 31 दिसंबर सन 2009। उसके बाद यहाँ पे एक संशोधन आपको सन 2005 में भी देखने को मिलता है, और इस संशोधन के अगर हम इन्फोर्समेंट डेट की बात करते हैं तो ये आपका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है इस पर्टिकुलर संशोधन का, वो है आपका 23 जून सन 2006। उसके बाद 2018 में भी अमूमन एक संशोधन हुआ था जो आपका उसी साल से लागू हो गया, और जो आपकी डेट है वो डेट है आपकी 21 अप्रैल 2018। तो अभी तक हमने जितने भी 2-3 संशोधनों की लिस्ट को देखा है, आमतौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि किस डेट से फाइनली वो इन्फोर्स हुए हैं। इसके अलावा जो आपका एक सवाल और निकल कर आता है वो ये आता है कि जो आपका स्टेट ऑफ नागालैंड है वहां पर आपके सीआरपीसी के कुछ प्रावधान लागू नहीं होते हैं, और आमतौर पे ये किस वाद के अंतर्गत इन चीजों का उल्लेख किया गया है। तो ये केस लॉज है आपका नागालैंड स्टेट बनाम रतन सिंह। आमतौर पे ये क्वेश्चन आपके प्री के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि वैसे तो आपका सीआरपीसी संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन इसके कुछ प्रावधान स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होते हैं। तो अगर नागालैंड के संदर्भ में बात की जाती है तो आपको इस केस लॉज का नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जब हम इसके बेसिक फीचर्स की बात करते हैं कि एज वी ऑल नो कि जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसका बेसिक या इसका सेलिएंट फीचर क्या है, तो कहीं ना कहीं हमें यह पता चलता है कि इसका मेन मोटो था न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यानी कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। उसके बाद यहाँ पे जो अगला सवाल आपका निकल कर आता है वो आता है अजमानती अपराध से। आखिर अजमानती अपराध क्या होते हैं? तो वैसे तो विकल्प बी ये कहता है कि वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि आमतौर पे जो अजमानती अपराध यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, ये ऐसे ऑफेंस होते हैं जहां पर पुलिस के पास जमानत देने का अधिकार नहीं है। यहां पर इनको जो जमानत मिलेगी वो मिलेगी संबंधित न्यायपालिका से यानी कि कोर्ट से, और वो भी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन यानी कि उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि संबंधित अमुक व्यक्ति को जमानत मिलना भी चाहिए या जमानत मिलनी नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक आपके सामने कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल भी निकल कर आ सकता है। जैसे जब हम स्टेटमेंट ए को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि दंड विधि का उद्देश्य अपराध को रोकना है, और जब हम इसके रीजन को देखते हैं तो कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो यहाँ पे जब हम ए और आर दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन जब हम आर के कंटेंट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये ए का एक वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है, या ए का ये एक उचित स्पष्टीकरण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट या विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको गलत उत्तर बताना है और आमतौर पे जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। जांच आरोप विरचित करने के पूर्व की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, ये भी सही है। लेकिन जांच आरोप विरचित करने के बाद की जाती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे पहले एफआईआर लॉन्च होती है, उसके ठीक बाद इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद चार्जशीट सबमिट होती है, फिर कोर्ट के पास ये मैटर जाता है, फिर कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, फिर आमतौर पे चार्जेस को फ्रेम किया जाता है, उसके बाद प्ली ऑफ गिल्टी एंड ऑल दैट, और उसके बाद फाइनली आपके ट्रायल की शुरुआत होती है। और जब वो पूरा का पूरा ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो उसके दो ही परिणाम निकल कर आते हैं, या तो दोष मुक्त और या तो दोष सिद्ध। उसके बाद यहाँ पे जब हम जांच के संदर्भ में बात करते हैं तो आमतौर पे यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये जांच की बात कर रहा है, अर्थात ये अन्वेषण की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो जब हम दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की बात करते हैं तो यूजुअली जो जांच होती है वो आमतौर पर मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। उसके बाद अगर हम संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी के पावर्स की बात करते हैं तो एज वी ऑल नो कि जो आपका संज्ञेय अपराध है यानी कि कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस होता है, वो एक गंभीर प्रकृति का अपराध होता है और आमतौर पे यहाँ पर पुलिस के पास अधिकार है कि बिना वारंट के भी वो संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर बात करता है आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के संदर्भ में, जहां पर यह कहा जाता है कि कोई साक्षी या व्यक्ति न्यायालय के समक्ष दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए बुलाया गया है लेकिन वो पेश करने से इनकार कर देता है, तो इस परिस्थिति में न्यायालय कारावास का दंडादेश दे सकता है, लेकिन वो कितने दिन का? तो आमतौर पे वो मैक्स टू मैक्स 7 डेज का ही इम्प्रिजमेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस चीज के लिए आपको कहा गया उस चीज को आपने करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जब हम संज्ञेय अपराध की परिभाषा की बात करते हैं तो आमतौर पे ये बात है कि वो कौन सी ऐसी परिभाषा है या वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इसके अनुसार लागू नहीं होता है। अगर हम संज्ञेय अपराध को देखते हैं तो आमतौर पर हमें ये पता चलता है कि जब कभी भी संबंधित पुलिस अधिकारी को इसके बारे में सूचना दी जाती है तो तत्काल प्रभाव से वो एफआईआर को लॉन्च करता है, उसके तुरंत बाद वो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करता है, बिल्कुल सही है। मजिस्ट्रेट भी स्वतः संज्ञान ले सकता है, बिल्कुल सही है। आमतौर पे जो संज्ञेय अपराध के अंदर अगर हम उसके पनिशमेंट को देखते हैं तो वो सजा अमूमन 2 साल से ज्यादा की होती है, ये भी सही है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है कि सजा 2 वर्ष से कम होती है, ये एप्रोप्रिएट नहीं है। तो आमतौर पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये संज्ञेय अपराध की परिभाषा के रूप में लागू नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे जब हम युग्म के सुमेलित करने की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पुलिस रिपोर्ट का जिक्र कहाँ पर किया गया है, संज्ञेय अपराध का जिक्र कहाँ पर किया गया है, अन्वेषण का जिक्र कहाँ पर किया गया है और जो आपके जमानती अपराध है उनका जिक्र कहाँ पर किया गया है। और लगभग 1 या 2 सवाल आपको ऐसे पेयर में भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है, तो आमतौर पे जो आपका अन्वेषण होता है ये तो आपका पुलिस का पार्ट है, लेकिन जब हम जांच और विचारण की बात करते हैं तो आमतौर पे ये प्रक्रिया आपकी एक न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपके जुडिशरी से बिल्कुल कोरिलेट करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूजुअली यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि नीचे दिए गए जितने भी कथन हैं इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है। जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, सही है। जांच एक न्यायिक कार्यवाही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जांच अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है तो वो एक न्यायिक कार्यवाही भी जरूर होगी। और आमतौर पे आपराधिक मामलों का द्वितीय चरण जांच होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जांच का उद्देश्य कुछ तथ्यों की सत्यता अथवा असत्यता को सुनिश्चित करना होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो जो ऑप्शन बी है वो टेक्निकली रूप से आपका गलत है। उसके बाद जब हम अपराध के अन्वेषण की बात करते हैं तो अन्वेषण आमतौर पे पुलिस अधिकारी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि समन मामला वह है जो वारंट मामला नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। ये बात अलग है कि समन और वारंट केसेस में डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी सजा के रूप में आपको एक अंतर देखने को मिलता है कि 2 साल तक या 2 साल से ज्यादा।
उसके बाद ऐसे सवाल आपके पास और भी आ सकते हैं जहां पर आपको संयोजन को सुमिलित करने की जरूरत होती है। तो आमतौर पे अगर हम अन्वेषण की बात करते हैं तो ये कोई जुडिशियल कार्यप्रणाली का पार्ट आपका नहीं आता है। अगर हम जांच की बात करते हैं तो आपराधिक मामले का ये दूसरा चरण है और शायद इसी वजह है कि जो विकल्प नंबर डी है यह आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल आपसे और पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। जब हम बात करते हैं कि अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य को एकत्रित करना होता है, बिल्कुल होता है। अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही है, बिल्कुल भी नहीं। अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है, एब्सोल्युटली सही। तो इस हिसाब से आपका विकल्प 1, 2 और 4 ये आपके सही स्टेटमेंट हैं। उसके बाद जब हम आसंज्ञेय अपराध के बारे में बात करते हैं तो आसंज्ञेय अपराध का मतलब होता है कि एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहां पर पुलिस ना तो एफआईआर को लॉन्च करती है और ना ही बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के ऐसे मैटर को इन्वेस्टिगेट भी करती है। तो आसंज्ञेय अपराध की अगर हम बात करते हैं तो जब तक संबंधित मजिस्ट्रेट की इजाजत नहीं मिल जाती है तब तक अन्वेषण आप चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जब हम आसंज्ञेय अपराध के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो ये बेसिकली एक लेस सीरियस ऑफेंस होता है या नॉन हीनियस क्राइम होता है जहां पर पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर संबंधित पुलिस अधिकारी के पास वारंट है तो वो गिरफ्तार कर सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद जब हम वारंट मामले को देखते हैं तो आमतौर पर ये ऐसे अपराध होते हैं इनका भी पूरा एक ट्रायल चलता है और यहाँ पे जब हम सजा के प्रारूप को देखते हैं तो वो सजा का कार्यकाल 2 वर्ष से ज्यादा का होता है। वो आजीवन कारावास हो सकता है, 10 साल, 20 साल हो सकता है और मैक्स टू मैक्स वो आपका डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। तो it's all about the today's conversation and thank you so much to all of you for all your love and support to the